नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। व्यक्ति इस बात का बहुत ध्यान रखता है कि समाज उसको किस निगाह से देखता है, समाज उसको किस नाम से पुकारता है, समाज उसके कामों को किस तरह अपने आने वाली पीढ़ियों के बारे में बताता है। कम से कम राजनेता के चरित्र के बारे में तो ये बातें बड़ी कही जाती हैं कि लोग देखेंगे, लोग बात करेंगे। बिहार की धरती क्रांतिकारियों की धरती रही है। बिहार की धरती बगावत की धरती रही है और बिहार की धरती वो धरती रही है जहाँ सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे योग्य लोग आते हैं, नौकरियों में आते हैं, राजनीति में आते हैं। और जेपी मूवमेंट के बाद बिहार एक ऐसे इंटेलेक्चुअल क्लास का, ऐसे जागरूक लोगों का राज्य माने जाने लगा जो अपनी राजनीतिक चेतना, सामाजिक व्यवस्था, इन सब चीज़ों के लिए बहुत जागरूक रहते हैं। मगर अब बिहार को कुछ दूसरे नामों से पुकारा जाने लगा है, वो भी एक शख्स के कारण। पुकारा तो उस शख्स को ही जाता है, लेकिन फिर बात पूरे राज्य की बदनामी की होने लगती है। क्षमा कीजिएगा। आप सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं नीतीश कुमार की। आप सोशल मीडिया उठाएंगे तो उसमें पलटू राम, पलटू राम, पलटू राम आपको निरी जगह नजर आ जाएगा। नीतीश ने पलटने का इतना बड़ा इतिहास रचा है कि अब सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं कि गिरगिट भी शर्मा जाए। लेकिन नीतीश के इस पलटने के खेल में जब भारतीय जनता पार्टी शामिल हुई तो भारतीय जनता पार्टी को ये अंदाजा नहीं था कि वो घर फूंक तमाशा देखने जा रही है। ये आग उसके घर को झुलसा सकती है। नीतीश भली एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लें, लेकिन जनमानस में नीतीश के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी एक बिहार में माहौल पैदा हो रहा है कि जो इंसान इस हद तक गिर जाता है, जिस इंसान के अंदर इतना नैतिक साहस भी नहीं है जो कुछ साल किसी एक दल के साथ गुजार सके, तो ऐसे दल के हाथ में, ऐसे व्यक्ति के हाथ में बिहार जैसे गौरवशाली राज्य की सत्ता देना कहां तक उचित है। क्या यह बिहार के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने बिहार की धरती पे अपना रक्त दिया, उनका अपमान नहीं है? ये क्या बिहार के लोकतंत्र का अपमान नहीं है कि एक नेता बिहार के करोड़ों लोगों को मूर्ख बना रहा है? कभी कहता है यहाँ मन नहीं बना, मैं वहां जा रहा हूं, वहां मन नहीं लगा, यहाँ आ रहा हूं। जैसे मान लो सत्ता का सिंहासन कोई पार्क है कि एक पार्क में मन नहीं लगा तो आप दूसरे पार्क में चले गए, या एक पिक्चर अच्छी नहीं लगी तो दूसरी पिक्चर देखने चले गए। जनता बड़े मन से, बड़े विश्वास से, बड़े भरोसे से, बड़े दम के साथ एक नेता के लिए वोट देती है। वो चाहती है कि वो नेता उसकी बात सुने, उसके विश्वास पर खरा उतरे। पर इस लोकतंत्र में नेता इतने गिर गए हैं, नेताओं का चरित्र इतना गिर गया है कि वो जनता की याद सिर्फ 5 साल बाद जब वोट आते हैं तभी लेते हैं। और केवल बिहार ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के उन शीर्ष नेताओं पर भी सवाल उठ रहा है जो कुछ दिनों पहले कहा करते थे अब की बार 400 पार। सवाल उस गोदी मीडिया पर भी उठ रहा है जो कहते थे कि अब राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा के बाद किसी की जरूरत नहीं है, देश भर में प्रचंड लहर चल रही है मोदी जी की। तो आखिर अब मोदी जी को नीतीश के आगे इतना क्यों झुकना पड़ा? अमित शाह जो कहते थे कि लल्लन सिंह जी कान खोल के सुन लो, नीतीश बाबू कान खोल के सुन लो, अब तुम्हारी एनडीए में कोई जगह नहीं है। क्या अमित शाह बिहार की जनता की आंखों में आंखें डालकर यह बात कह पाएंगे कि वो जो बोलते हैं वो सच बोलते हैं? क्या बिहार की जनता ये नहीं पूछेगी कि आप तो यहाँ आके वादा करके गए थे कि अब एनडीए में कोई जगह नहीं है, कुछ महीनों बाद आप क्यों नीतीश के संग चले गए? क्या बिहार की जनता ये नहीं पूछेगी, क्या आपको यही समझा जाए जैसे आप महाराष्ट्र में खड़े होकर कहते हैं कि हर भ्रष्टाचारी को जेल के अंदर भिजवा दूंगा, ये मोदी की गारंटी है। और 24 घंटे बाद जिस 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार की बात करते हैं, उस 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोपी को आप डिप्टी सीएम बना देते हैं। कहां चले गए सम्राट चौधरी की वो पगड़ी? जो सम्राट चौधरी कहा करते थे कि
जब तक नीतीश को गद्दी से नहीं उठा दूंगा, पगड़ी नहीं उतारूंगा। आज जब राजभवन से नीतीश की गाड़ी निकली तो अगली सीट पर सम्राट चौधरी बैठे थे। तो क्या ये नेता जो मंच पर बयान देते हैं, नेता जो टीवी चैनल पर बयान देते हैं, क्या वो मुझे और आप जैसे लोगों को मूर्ख बनाते हैं? क्या हमें और आपके विश्वास को छला करते हैं? क्या हमारे और आपके भरोसे का खून कर दिया करते हैं? और क्यों कर देते हैं? क्योंकि ये हम लोगों को इतना कमजोर समझते हैं। ये नेता बिहार की जनता को इतना कमजोर और मूर्ख समझते हैं। इनको लगता है कि हम किधर भी चले जाएंगे, बिहार की जनता हमारी जयकारा करेगी। वक्त है बिहार की जनता को सबक लेना चाहिए। ऐसे नेताओं के चरित्र का मूल्यांकन करना चाहिए और ऐसे नेताजी को साफ साफ बता देना चाहिए, चाहे इधर रहो चाहे उधर रहो, गिरगिट की तरह रंग मत बदलो। चिराग पासवान कहीं ज्यादा बेहतर है। उन्होंने कह दिया कि हम नैतिकता के आधार पर, हम मूल्यों के आधार पर, हम काम के आधार पर नीतीश का विरोध करते रहेंगे। चिराग पासवान के इस बयान के बाद भाजपा में हड़कंप मच गया। कल ही चिराग पासवान को अमित शाह ने चाय पिलाई थी, समझाया था कि भाई बगावत मत करना। और सुना है कि चिराग पासवान के तेवर को देखते हुए जेपी नड्डा खुद उनको लेकर पहुंच रहे हैं बिहार नीतीश से दोस्ती कराने के लिए। तो क्या चिराग पासवान मान जाएंगे? क्या जीतन राम मांझी मान जाएंगे? और क्या जेडीयू के वो विधायक मिस्टर मंडल समेत कई विधायक मान जाएंगे जो इस बात के सख्त खिलाफ थे कि भाजपा से दोस्ती की जाए? कहीं ऐसा ना हो भारतीय जनता पार्टी अपने हाथ झुलसा ले इस युद्ध में, क्योंकि तेजस्वी ने जिस तरह बातें की हैं, तेजस्वी ने 1.5 साल के अंदर, इस 7 के अंदर जितनी नौकरियां दी हैं, उससे जनमानस में एक भरोसा गया है कि तेजस्वी यादव एक ऐसे नेता हैं जो युवाओं का साथ देते हैं, जो नौकरियों की बात करते हैं, जो सांप्रदायिकता से लड़ाई की बात करते हैं और दम के साथ खड़े रहते हैं। लालू यादव के ऊपर भले कितने आरोप लगे हों, लेकिन आज भी बिहार में जो पिछड़े हैं, जो दबे कुचले हैं, उनकी आवाज लालू यादव बनकर हमेशा खड़े रहे हैं। मुसलमानों का भरोसा जितना लालू यादव पे है, उतना देश में शायद ही आज किसी और नेता के पास हो। ये वो ताकतें हैं जो सामाजिक आंदोलनों में पीछे रह गई। सामाजिक आंदोलन हुए, इन लोगों का बलिदान लिया गया, इन लोगों को आगे किया गया, लेकिन बाद में इनको हाशिए पर डाल दिया गया। तो क्या इस बेमेल गठबंधन से इन ताकतों के अंदर फिर चेतना का विकास होगा? इन ताकतों के अंदर यह एहसास होगा कि उनके साथ धोखा हुआ? क्या इन ताकतों के अंदर यह विश्वास फिर पैदा होगा कि अब हमें संगठित होकर उनको एक मंच पर लाना है, जो पिछड़ों की, जो दलितों की, जो अल्पसंख्यकों की बात करते हैं? क्या नीतीश बाबू अपने जीवन की एक बड़ी गलती कर गए? कहीं ऐसा ना हो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश बाबू को कि 2024 के चुनाव में जितने सपने देखे हैं वो सपने टूट जाएं। और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये बड़े खतरे की घंटी है, कहीं उनके साथी ही उनसे जुदा ना हो जाए। ये बिहार है, कब किसकी तकदीर बना दे, कब किसकी तकदीर बिगाड़ दे, कहा नहीं जा सकता। इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे और मेरे साथ जो खास मेहमान है मैं आपका परिचय कराता हूँ। मेरे साथ है सुशील दुबे जी, लखनऊ के बड़े अखबारों के संपादक रहे हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी रही है। मेरे साथ संजीव चंदन जी हैं, बिहार के पृष्ठभूमि से आते हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं, बिहार की राजनीति पे बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं। और मेरे बड़े भाई, मेरे अग्रज, जिनसे मैं बहुत सीखता हूँ, ऐसे श्री आनंदवर्धन सिंह जी, बहुत बढ़िया यूट्यूब चैनल चलाते हैं, बहुत अच्छी किताब लिखी है और राजनीति के कई मर्मों को वो मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर समझते हैं। आज ये सब विद्वान आपको बताएंगे कि असल में इस तरह परिवर्तन का, लोगों को धोखा देने का मतलब क्या होता है। पहले मैं आपको अमित शाह जी का एक, और ये बिहार से अभिषेक हमारे साथ जोड़ रहे हैं, बिहार के स्थानीय संपादक है अभिषेक कुमार, ये बिहार से हमारे साथ जोड़ रहे हैं। मैं पहले आप लोगों को लेके चलता हूं, अमित शाह का एक बयान सुनवाता हूं, जिसमें अमित शाह ने नीतीश के लिए क्या क्या कहा था। आप खुद सुनिए, फिर फैसला करिए कि ये अमित शाह ठीक है या आज के अमित शाह ठीक है। सुनिए अमित शाह को। किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं,
और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। माताओं, भाइयों, बहन, आप लोगों के लिए दरवाजे हमेशा बंद हो चुके हैं। श्रीमान अमित शाह जी, गृह मंत्री, भारत सरकार। अखिलेश यादव ने कुछ लाइनें बहुत अच्छी लिखी हैं। आज उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है, भाजपा अपने जीवन काल में इतनी कमजोर कभी नहीं थी जितनी आज हो गई। आज विश्वासघात का नया कीर्तिमान बना है। जनता इसका करारा जवाब देगी। कोई आप पर विश्वास ना करे एक व्यक्ति के रूप में, इससे बड़ी हार कोई दूसरी हो नहीं सकती। बात ठीक है, कोई लोग आपको विश्वासघाती के रूप में याद करें तो उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जान लीजिए। ये पहले का बयान, सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? इतना हिम्मत करके फिर मेहनत करके लाला करके हमको किया, क्या क्या कर दिया था ये बिना मतलब का। इनके पिताजी पर सब पर केस फेस करके क्या कर दिया था, अब बिना मतलब का हमको ही करके। और उसके बाद फिर जो हम लोग खत्म किए, तब फिर कुछ करने के चक्कर में कि इन लोगों को कैसे इधर से उधर करे, यही सब चक्कर में, समझ गए ना। इन लोगों को नुकसान है बिना मतलब का। हम कोई चीज के ये नहीं है। आजकल ऐसा चला देता है ना कि हम क्लेमेंट है कोई चीज। बहुत मन से इंडिया गठबंधन बनाया। मैं एक बार फिर दर्शकों को ये बयान सुनवाना चाहूंगा लालू का, सॉरी नीतीश कुमार जी का। पड़ोस में देखिए तेजस्वी यादव खड़े हैं और एक एक लाइन को समझिए पहले, फिर हम इस पे चर्चा भी करेंगे। ये तब की बात है जब वो तेजस्वी के साथ आ गए थे। भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या कह रहे हैं, एक बार फिर से सुनिए। जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए। सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? इतना हिम्मत करके फिर मेहनत करके लाला करके हमको किया, क्या क्या कर दिया था ये बिना मतलब का। इनके पिताजी पर सब पर केस फेस करके क्या कर दिया था, अब बिना मतलब का हमको ही करके। और उसके बाद फिर जो हम लोग खत्म किए, तब फिर कुछ करने के चक्कर में कि इन लोगों को कैसे इधर से उधर करे, यही सब चक्कर में, समझ गए ना। इन लोगों को नुकसान है बिना मतलब का। हम कोई चीज के ये नहीं है। आजकल ऐसा चला देता है ना कि हम क्लेमेंट है कोई चीज का। उसके कुछ ही समय बाद गवर्नर के यहाँ जाकर विधानमंडल बैठा फोटो और खिंचा उसने फिर से इनको अपना नया नेता मैंने पुनर्निर्वाचित कर दिया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर, इनके सारे विधायक और इनके सारे विधायक एक निर्दलीय विधायक श्री सुमित कुमार सिंह जी के साथ आए और संयुक्त विधायक दल की बैठक हुई और उसमें संयुक्त विधायक दल ने श्री नीतीश कुमार जी को अपना नेता चुन दिया है। और इस क्रम में जो हम लोगों ने प्रस्ताव लिया है कि वही हमने लिखा है कि संयुक्त विधायक दल ने इनको नेता चुना है। हम लोगों की संख्या 128 है। सभी विधायकों का हस्ताक्षर भी इसमें संलग्न है और सभी पार्टी प्रेसिडेंट फ्रंट पार्टी के ऑपोजिटर का भी सिग्नेचर है और ये भाजपा के विधायकों का सिग्नेचर है 78, ये जदयू के विधायकों का सिग्नेचर है 45 और ये सभी विधायकों का हस्ताक्षर भी है और ये 4 जो मांझी जी के पार्टी हम के हैं उनका भी हस्ताक्षर है और एक निर्दलीय विधायक जो है सुमित कुमार सिंह जी का इस पर मेन पर नहीं सिग्नेचर यहाँ पर है। तो कुल 128 का हस्ताक्षरित ये ज्ञापन हम लोग दे रहे हैं कि हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी को अब शीघ्र नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। सब दिए गए ये सब है। वो समय है जब वो गवर्नर के यहाँ देकर आए थे अपना मर जाना समर्थन कबूल है, और उसके बाद में उनके साथ जाना हमको कभी। ये जो हालात हैं, ये जो परिवर्तन है, ये जो पलटी है, ये जो लोगों को धोखा देने वाली पद्धति है, कहीं ऐसा ना हो सुशील जी कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ जल जाएं, ये गलती हो जाए। क्योंकि अब बिहार में जो मैंने जैसे अपने इंट्रो में कहा, जो पिछड़े हैं, जो दबे कुचले हैं, जो अल्पसंख्यक हैं,
उनको समझ आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कितना बड़ा धोखा कर रही है उनके साथ। आपको क्या लगता है? सुशील दुबे जी, बीच में दिल्ली विश्वविद्यालय के होनहार भूतपूर्व प्रोफेसर, इनकी आवाज पूरे देश में सुनी जाती है, डॉक्टर लक्ष्मण यादव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील जी, आपको क्या लगता है? मीडिया मास्टर संजय जी, सुविधाओं पर बिके हुए लोग, घुटनों पर टिके हुए लोग बात करते हैं बरगद की, गगनों में लगे हुए लोग। संजय भैया, आपने गिरिजे तो पलटू राम का नाम लिया, ये तो शब्द बड़े संसदीय और मर्यादित है। हमारे गांव देहात में पलटू राम नाम के लोग भी होते हैं, बदलू राम, पलटू राम, लेकिन सनी लियोनी नहीं होते हैं। राजनीति के सनी लियोनी को मैं प्रणाम करता हूँ नीतीश बाबू के रूप में। संजय भैया, मैं उस समय अब नहीं था या रहा हूंगा, भीष के रूप में रहा हूंगा, मुझे नहीं पता महाभारत के समय पर कितने काल पहले था। आज मैं कल से बताइए, ये तो 78 एक तरफ और 45 ये तो नौकरी का तीर हराम तो इतने लोग कर रहे हैं कि नवी बार सीएम बन रहे हैं राजनीति के सनी लियोनी, नीतीश बाबू, और 45 दुशासन, और जिसमें मांझी, देखो मांझी कैसे आंखें काड़ काड़ क्यों कर रहा था, कितना प्रसन्न था, कितनी डायलॉग इसके दोनों के बीच में नहीं से, जब दुत्कार के मांझी को भगाया था इसने, नीतीश ने कैसे दीदा काट रहा था। अमित शाह की पथराई हुई आंखों से कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। अब बिहार की पथराई हुई आंखें अगर जान आ जाए तो मैं संजय शर्मा और 4PM को बड़ा धन्यवाद दूंगा। संजय शर्मा जी, ये बहुत बड़ा अपमान हुआ है बिहार के गौरव कपूर ठाकुर का। कपिल ठाकुर को जानने वाले आप सब लोग बैठे हुए, अरे इस घटना के बाद मिल जाता तो कम से कम उनको चैन तो पड़ता। उनका साथी जीवन बिहार और देश की दुनिया ने, जनता ने देखा, राजनीति ने देखा उनके कपूर ठाकुर को, उनके व्यक्तित्व पे देने वालों का ये हाल और लेने वालों का ये हाल। बिहार की जनता को तय करना पड़ेगा, वहां की मेघा को तय करना पड़ेगा कि ये 24 में करना क्या है। ये कोई मामूली बात नहीं। और बिहार, और एक चीज और बता दे संजय भैया, बहुत शानदार और बहुत सामाजिक डिबेट आप कर रहे हो। उसमें वो शपथ ले रहे होंगे और पगड़ी अपनी, सम्राट चौधरी अपनी पगड़ी उतार के नीतीश के कर्मों में लग चुका होगा इस समय, और नीतीश अपना जमीन बेच चुका होगा इस समय राजभवन में। संजय भैया, ये सबसे बड़ा उदाहरण है देश का लोकतंत्र के अपमान का। और यहां पर आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति का इस कीर्ति होनी चाहिए, जैसे फिल्मों में एंट्री होती है। देश में ये मांगता है, देश बिहार मांगता है, राष्ट्रपति मदद मांगता है कि यहां पर तत्काल बर्खास्त की जाए सरकार। ये तो इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा। ना हो तो हम माननीय सुप्रीम कोर्ट इसको देखे, इस चीज को कैसे छला जा रहा है, कैसे खेला जा रहा है। असमत से पॉलिटिक्स की, असमत लोकतंत्र का, असमत है लोकतंत्र की ये राजनीति और लोकतंत्र। और लोकतंत्र में नवी बार नीतीश, वहां का दुशासन नीतीश कुमार वहां को खेल रहा है, वहां का चीरहरण कर रहा है बिहार का। अब बिहार, जैसे आपने कहा, ललकारा आपने, अब बिहार की जनता को चाहिए कि 24 में चीरहरण करने वालों को, कि जंघा पर, दुशासन की जंघा पर बिठाकर बाल पकड़ने वाले, दुशासन की द्रौपदी के बाल पकड़ने वालों को आप अपनी नहीं समझोगे। दो बड़े दुर्भाग्यशाली लोग हैं संजय भाई। एक कांग्रेस के वो राजस्थान वाला वो गहलोत, उसकी मुकद्दर खुल गई थी, वो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष होता भारतीय कांग्रेस का, बेचारा साथ चारे घूम रहा है। दूसरा आदमी नीतीश कुमार, इसी 2 महीने में देश ने बहुत बड़ा, हमने आपने कितनी बार कहा कि 2 लोग, खड़गे और नीतीश, खड़गे और नीतीश। हम लोग की जवान क्यों जल गई ये बात जान के कि हम लोग किस आदमी का नाम ले रहे हैं। क्यों, जो भी अगर ब्लैकमेलिंग है तो बताओ कि आपको ब्लैकमेल कौन कर रहा है। सुशील जी, मैं अभी आऊंगा, सुशील जी मैं एक मिनट को रोकूंगा। तेजस्वी यादव का एक बयान आ गया है, तेजस्वी यादव के बयान को सुनवा दूं,
फिर मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। तो हम क्रेडिट क्यों ना लें? और यही मुख्यमंत्री जी जो 2020 के चुनाव में कहते थे कहां से पैसा लाएगा, कहां से नौकरी देगा, तो हमने, आपको पता होगा कि हमारी जो सरकार बनी थी इनके नेतृत्व में, वो 9 अगस्त 2022 में बनी थी और 15 अगस्त को मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया था। ये किसका विजन था, ये किसकी सोच थी? तो जो मुख्यमंत्री कहता था कि यह असंभव है नौकरी देना, उसको हमने एक हफ्ते के अंदर जो है उनसे बुलवाने का काम किया। जो कहता था असंभव है, तो हम लोगों ने जिस हिसाब से विकास के काम किए, नए नए नीति लाए, टूरिज्म डिपार्टमेंट हमारे पास था, हमने टूरिज्म पॉलिसी लाया। आईटी डिपार्टमेंट राज्य कोटा में था, हम लोगों ने जो है आईटी पॉलिसी लाई। और भी कई जो पॉलिसीज हैं हम लोगों ने लाने का काम किया। स्पोर्ट्स पॉलिसीज हम लोगों ने लाने का काम किया। जो खेलेगा उसको भी नौकरी मिलेगा सरकारी, और जो पढ़ेगा उसको भी नौकरी मिलेगा। शिक्षा विभाग किसका था? राष्ट्रीय जनता दल के पास था। हमारे मंत्रियों ने लगातार जो है नौकरियां देने का काम किया। और ये 17 महीने में जो काम हुआ है, ऐतिहासिक काम हुआ है, जो आज तक पूरे देश में नहीं हुआ है। और ये भाजपा और नीतीश जी की तो सरकार 17 साल भी रहे, तो 17 साल बनाम 17 महीने जो काम हुआ, एक विभाग ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम किया। एक विभाग ने एक दिन जो है 70 दिनों के अंदर जो है 2 लाख से भी ऊपर जो है हम लोगों ने नियुक्तियां पत्र वितरण करने का काम किया। ये ऐतिहासिक काम है, किसी भी राज्य में नहीं हुआ। और अब तक हम लोगों की सरकार ने लगभग जो है, जो गवर्नर ने भी जो स्पीच दिया अभी 26 जनवरी को, तो 3.5 लाख से ऊपर की बात कही उन्होंने, नौकरियां दिया। तो किसके राज्य में हुआ? तेजस्वी यादव ये बात कर रहे थे और बाद में उन्होंने कहा कि एक बात मैं स्पष्ट रूप से कह दूं, खेल शुरू हुआ है, अभी खेल बाकी है। खेल खत्म नहीं हुआ, खेल शुरू हुआ है, अभी खेल बाकी है। मैं जो कहता हूं वो करता हूं। अब लिख लीजिए, जेडीयू पार्टी 2024 में खत्म हो जाएगी। आनंद वर्धन जी, जब 400 सीटें उन्होंने तो इतना इनसे करवाया जिनका कोई विजन नहीं था, जो थक गए थे, थके हुए मुख्यमंत्री थे, उनको हम लोगों ने इतना काम करवाया। तो इतना काम तो हुआ ही है सारा। और आप लोग सब लोग जानते हैं कि जो भी बातें ये कह रहे हैं इनको खुद भी नहीं पता। हालांकि हम कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, और हम इतना अपने लोगों को आश्वस्त करते हैं कि ना हमें गुस्सा है, ना हमें नाराजगी है। हम बड़े संयम रूप से हम लोगों ने गठबंधन धर्म का जो है पालन किया है, और उसी हिसाब से हम लोग आगे जनता के बीच अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहता हूं कि अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है, और मैं जो कहता हूं वो करता हूं। और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी, ये निश्चित रूप से लिख लीजिए। और अभी तो खेल शुरू हुआ है, खेल बाकी है। अभी इन लोग जो भी करें, लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि जनता हमारे साथ है और हमारा साथ देगी। और हम तो भाजपा के लोगों को भी धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। चलो, जनता दल यूनाइटेड को अपने साथ लिया। उन्होंने कहा कि आपने मजबूर कर दिया उनको, किस चीज की मजबूर? आपने जी सुशील जी बताइए फटाफट। फटाफट बता रहा हूँ। आपने अर्नब गोस्वामी का नाम सुना है ना? मुझे ड्रग्स चाहिए, मुझे ड्रग्स चाहिए, मुझे ड्रग्स चाहिए। ऐसे नीतीश को जो सत्ता चाहिए, मुझे सत्ता चाहिए। बिल्कुल ठीक। आनंद सर, ये जो हुआ है घटनाक्रम, जब 400 सीटें इतने पास में आ रही थी, तो नीतीश के लिए इतना परेशान क्यों थे मोदी जी? नहीं, मैं शुरुआत इससे करूं भाई, हम इसको ना छुपाने की जरूरत है। मैं हतप्रभ हूं। नीतीश जी का जो भी कृत्य हुआ है, कोई भी जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है जो इस देश की पॉलिटिक्स समझता है, उसके लिए हतप्रभ है। मैं हतप्रभ हूं नीतीश जी ने ऐसा क्यों किया। दूसरा, मैं इसको कहीं नहीं मानता हूं कि इंडिया अलायंस का जरूर निश्चित नुकसान हुआ है। इंडिया अलायंस का हो सकता है बिहार में नहीं नुकसान हुआ, लेकिन इंडिया अलायंस का एक जो लार्जर पर्सपेक्टिव बना था, उसमें नुकसान हुआ। वो कितनी उसकी भरपाई कर पाएगी, कितना रिकवर कर लेगी, ये एक अलग विषय हो सकता है। मैं 2-3 बातें उसको सिलसिलेवार इसलिए रख दूं कि वो शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा इस समय हम सब लोगों को समझना जरूरी है।
नीतीश जी कोई विचारधारा की वजह से नहीं गए, मतलब कोई विचारधारा की लड़ाई थी उसकी वजह से नहीं गए। नीतीश जी किसी जात, मैं कुछ जात को समझता हूं, कई लोग हैं कि अपनी जात की लड़ाई करते रहते हैं, चाहे वो ये कहते हैं कि मैं सत्ता में रहूंगा या अपने जात के साथ रहूंगा। उत्तर प्रदेश में भी कई उदाहरण है, नाम क्या लेने का, अगर आप कहेंगे तो नाम भी ले लूंगा। बिहार में भी उदाहरण है। मैं उस जात विशेष की राजनीति करते रहते हैं, चाहे इधर चाहे उधर। नीतीश जी उसमें भी नहीं थे। नीतीश जी का जो अभी नीतीश जी ने फिर एक कहा कि भाई, नीतीश जी नहीं, बीजेपी कह रही है और नीतीश जी भी कह रहे थे काम नहीं कर पा रहे थे। जब ये बीजेपी से निकले थे तब भी कह रहे थे काम नहीं कर पा रहे थे, जब यहां से निकले हैं तब भी कह रहे हैं काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तो बात वही है कि जो काम ना करे वो कोई ना कोई बहाना हरदम दूसरे के ऊपर थोपे, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। आप काम नहीं करते हैं और फिर कहते हैं। बीजेपी कह रही है कि पिछले 17 महीने से जंगल राज था, तो आपने उन्हीं को तो फिर नेता चुना है। तो उस जंगल राज था, तो उस जंगल का जो भी नेतृत्व कर रहा था जंगल राज का, आपने फिर उसी को नेतृत्व दिया है। तो आपने क्वालिटेटिवली कहां चेंज किया है। अब दूसरी बात, एक चीज ये समझना होगा हम लोगों को कि नीतीश जी को जो आप कह रहे हैं 400 सीट का दावा, ये वो, आज नीतीश जी के सत्ता परिवर्तन के लिए ज्यादा जरूरी क्या था? बीजेपी को में नीतीश जी को लाना या इंडिया अलायंस की हवा निकालना? मेरे हिसाब से जो बीजेपी का या एनडीए का या मोदी जी का, अमित शाह का जो टारगेट था कि किसी तरह से इंडिया अलायंस को डिस्क्रेडिट कर दो, ये उनका मूल टारगेट था। और उसमें उन्होंने काफी कुछ सफलता पाई है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। उनके लिए, उनको पता है कि नीतीश जी कितने दिन बाद रहेंगे, सबको पता है। नीतीश जी को क्या नहीं पता था? नीतीश जी को नहीं पता है कि शिवराज सिंह चौहान या वसुंधरा राजे या रमन सिंह या उद्धव ठाकरे, जहां उन्होंने प्री पोल अलायंस कहा था और उसके साथ नहीं दिया था, तो वो कितने अपनी बात पे कायम रहेंगे, ये बात है। मैं इसको दो निगाहों से और देखना चाहता हूं। मेरी अभी आपके चैनल पे आने से 20 मिनट पहले किसी और व्यक्ति, मैं नाम भी ले लूं, आपके यहां भी आते हैं, अभय जी से बात हो रही थी, अभय दुबे जी से। हम लोगों को कहीं से ये लग रहा है कि ये क्या लार्जर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं हो सकती है कि बीजेपी ने एक षड्यंत्र के तहत, अभी लोगों को लगेगा ये कौन सी एक नई ले आए, इनको 17-18 महीने पहले यहां भेजा और 2-3 ऐसे लोग जो लगातार काम कर रहे थे, और उनका नाम इसलिए लेना चाहिए, यहां से बहुत यंग लोग हैं, मैं नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मुझे उसकी परवाह नहीं है। बुरा मानेंगे, मुंह फुलाएंगे। केसी त्यागी और हरवंश जी, ये दो लोगों को उन्होंने लगातार वहां काम पे लगा दिया। ये दो लोग लगातार संपर्क में थे। टाइमिंग अमित शाह और मोदी जी को डिसाइड करनी थी कि कब इस कमजोर कड़ी उन्होंने भेज दी थी, कब तुम्हें इस पे काम करना है वो हम बताएंगे। वहां पे कौन काम कर रहा था? संजय झा, अशोक चौधरी, विजय कुमार चौधरी। ये आपने 4-5, अच्छा एक चीज और जान लीजिए, संजीव जी भी वहां से हैं, अभिषेक मिश्रा जी भी वहां से हैं। नीतीश जी के साथी जो हैं वो हरदम बदलते। नीतीश जी के जो साथी उनकी शुरुआती दिनों में थे वो समता पार्टी के समय नहीं थे। जब समता पार्टी बनी थी वो लल्लन सिंह, वो वशिष्ठ नारायण सिंह, वो सारे लोग कहां गए? आज जो साथी हैं पुराने साथी नहीं है। नीतीश कुमार जी उनके, अब मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, समय बहुत कम है। नीतीश जी के साथी बदलते रहते हैं और नीतीश जी उन्हीं की राय से चलते हैं। तो क्या ये बीजेपी ने उस कॉन्स्पिरेसी के तहत इनको ऐसे लोगों से नहीं घेर दिया था कि जब हमारा मौका लगेगा तब हम इस पे चोट करेंगे? क्या अगर राहुल गांधी की यात्रा बिहार और बंगाल में जोरदार ढंग से निकल गई होती तो बीजेपी को वहां अपना खाता खोलने में दिक्कत हो गई होती? तो इसको एक मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मेरे पास इसका, क्योंकि इसका जवाब मुझे अभी तक कोई इस देश में नहीं दे पाया है कि नीतीश जी क्यों गए। इसका जवाब कोई कह रहा है दिमागी हालत ठीक नहीं थी, कोई कह रहा है कि नहीं, किसी के पास इसका जवाब नहीं है। तो उसी को हम लोग कुछ थोड़ा सोचेंगे। और एक चीज और है, देश के सर्वोच्च पद पे, एक और पद पे बैठे हुए व्यक्ति के लिए लोग कह रहे हैं कि पेगासस ने कुछ लोगों के कुछ चीजें अपने पास रखी, वो कोई फाइल नहीं है, पेगासस से कुछ चीजें हैं। क्या ऐसा भी हो सकता है? इसको रूल आउट क्यों कर रहे हैं? अब दूसरी बात करें, और ये आप देखेंगे कि ये बहुत से लोग, एक बड़ी तादाद में इस देश के मीडिया और हमारे आपके बीच में बैठे हुए लोग भी एक नैरेटिव चलाएंगे अब, और चल रहा है, कांग्रेस जिम्मेदार है। कांग्रेस कहां से जिम्मेदार है? अगर बिहार में आरजेडी पूरी आपके पीछे नहीं खड़ी थी, बिहार के एक कांग्रेस के नेता या बिहार के एक आरजेडी के नेता का नीतीश जी ये बताएं कि उन्होंने ये जवाब उनके लिए कहा। आप केसी त्यागी का कल शाम का स्टेटमेंट,
ये कांग्रेस जो है वो आम आदमी पार्टी को पंजाब में नहीं दे रहे। अरे भाई बात पूछी जा रही है, बिहार की बात है, नीतीश कुमार की बात कर रहा हो, किनके, अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल को फिर अब कांग्रेस ने वेस्ट बंगाल, अरे भाई वेस्ट बंगाल की कहां बात हो रही, अरविंद केजरीवाल, अरे वो देखिए कांग्रेस ने, अरे यूपी में बिल्कुल ठीक हो रहा है। यूपी में कल अखिलेश यादव ने कहा सब कुछ सौहार्दपूर्ण वातावरण में है। अगर इतनी राजनीति नहीं समझ सकते हो तो क्या बात करोगे। 11 सीटों का एक फिगर हो गई, अब उस फिगर के राउंड अबाउट जो भी होगा वो फाइनल हो जाएगा। बात शुरू करने के लिए कहीं तो होता है। आप घर के किराए पे लेने जाते हैं, कितना किराया, तो आप एक कोई फिगर बोल देते हैं, फिर उस किराए के ऊपर नीचे उस पर बात तय हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक नैरेटिव जानबूझ के सेट किया जा रहा है, कांग्रेस की वजह से नहीं हुआ। कांग्रेस को, अरे भाई कांग्रेस वहां 28 दल और थे, कांग्रेस का इंडिया अलायंस कांग्रेस की बपौती नहीं है अकेले, वहां पे बाकी लोगों को भी साधना है। और जिन लोगों ने आपको संयोजक बनने से रोका था वो आपके लाए हुए लोग, इसको भी नहीं भूलना चाहिए। तो इस बात को भी बहुत, मतलब मैं बार बार ये मान रहा हूं, जितना पॉइंट तेजस्वी यादव को दिया जाए उतने पॉइंट कम है। 40 या 50 साल के नीचे वाले नेताओं में इस समय तेजस्वी यादव और दूसरे नेता के बीच में कम से कम 100 गज का फासला है। तेजस्वी यादव बहुत आगे खड़े हुए हैं, जहां तक उन्होंने अपनी परिपक्वता दिखाई है। 17 महीने में एक बार भी नहीं। जो तेजस्वी कह रहे हैं, सबको याद होगा 9 अगस्त 2022 को घर चल के कौन गया था? क्या आरजेडी की तरफ से कोई आया था कि आप हमारे यहाँ आ जाइए, आप हमारे यहाँ आ जाइए? आप उनके यहाँ गए थे और आपने राबड़ी देवी से कहा था, संजीव जी यहाँ है कि भाई जो हुआ हाथ जोड़ के माफी, अब आगे हम लोग ऐसे काम करेंगे। वो आपके दरवाजे नहीं आए थे, आप उनके यहाँ गए थे, पूरा देश ने देखा था। आज धोखा आपने दिया है। तीसरी बात, मुझे लगता है इसमें से 3 बातें अच्छी हुई। मैं इसमें अच्छी बात भी आपको बताऊं। पहली अच्छी बात ये हुई कि इंडिया अलायंस कम से कम बन गया। आज फटा पुराना पेबंद लगा, चिथड़ा उथड़ा, उसका कुछ भी रफू हो सकता है, नहीं हो सकता है, कम से कम इंडिया अलायंस वजूद में आ गया। एक बड़ी बात, एक इसकी अच्छा फॉलोआउट ये है। दूसरा ये है कि तेजस्वी का जो एक एज अ लीडर, तेजस्वी ने बहुत कवर किया। अब तेजस्वी बहुत आगे खड़े हैं। बिहार में तेजस्वी के कद का इस समय कोई लीडर नहीं, जो मैं समझता हूं संजीव जी इस पे ज्यादा बेहतर बताएंगे मुझसे। और तीसरी और सबसे अंतिम बात, जो बीजेपी की, कम से कम जेपी नड्डा को पहली बार अध्यक्ष हैं वो बीजेपी की, यह महसूस होगा आज। नहीं तो आज तक जेपी नड्डा को अध्यक्ष तो महसूस नहीं हुआ था। उनको तो हाथ पकड़ के पीछे खींच दिया, पीछे बैठो। उनकी हैसियत और औकात नहीं थी। आज पहली बार कम से कम जेपी नड्डा बीजेपी के बतौर अध्यक्ष, आज उनको भी अच्छा लगेगा कि मैं भी एक पार्टी का अध्यक्ष हूं, ये आज उनको याद आ जाएगा। थैंक यू संजय जी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभिषेक जी, क्या स्थिति है बिहार में? चिराग पासवान से तो आपके बड़े अच्छे रिश्ते हैं अभिषेक, क्या स्थिति है? चिराग पासवान कहाँ है? सुना है अमित शाह जी की जलेबी खा के जेपी नड्डा के साथ आ रहे हैं, क्या मान जाएंगे? तो जीतन राम मांझी, सम्राट चौधरी, ये वो नाम है जो हमेशा नीतीश का विरोध करते रहे। माइक अनम्यूट करिए और बताइए अभिषेक जी, बिहार का क्या हाल है? सर, चिराग पासवान के बयान जिस तरह के आ रहे हैं नीतीश कुमार के एनडीए में आने को लेकर, कम से कम मुझे बहुत हैरानी हुई है। और वाकई चिराग पासवान से लंबी बातें होती रही हैं हमारी, कैमरा भी बहुत सारी बातें होती रही हैं और लंबी बातचीत होती रही है, लगातार बातचीत होती रही है, रिश्ते रहे हैं उस तरह के। और चिराग पासवान जिस तरह की बात किया करते थे उनकी बातों में और आज वो जिस तरह के बयान दे रहे हैं उसमें बड़ा फासला है। चिराग पासवान ने लेकिन ये संकेत भी दिए हैं कि बिहार में जो सरकार बन रही है अभी उसमें खेल बाकी है, अभी असली ड्रामा बाकी है। चिराग पासवान ने कहा है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा कि नहीं बनेगा, नीतीश कुमार की नीतियां चलेंगी कि एनडीए की नीति चलेगी, ये किसको पता नहीं है। और चिराग पासवान को अगर पता नहीं है तो वो अंधेरे में है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस गठबंधन में होते हैं उस गठबंधन के बॉस होते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि जेडीयू के पास 43 सीटें हैं कि 3 सीटें हैं कि 5 सीटें हैं कि 50 सीटें हैं। नीतीश कुमार अपने हिसाब से गठबंधन भी चलाएंगे, नीतीश कुमार अपने हिसाब से सरकार भी चलाएंगे, और नहीं चला पाएंगे तो फिर वही करेंगे जो आज उन्होंने किया है, फिर चले जाएंगे। दरवाजे तो हमेशा बंद होते नहीं, पता नहीं आरजेडी का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया है, नो एंट्री का बोर्ड लग गया है, या फिर बाद में जरूरत पड़ेगी तो खुल जाएगा, मुझे ये पता नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें अभी से दिखाई दे रही। 3 मुश्किलों का जिक्र मैं करूंगा। एक मुश्किल सरकार बनने के पहले से ही दिखाई दे रही थी, जीतन राम मांझी अपनी अहमियत को समझ गए हैं, अपनी बार्गेनिंग पावर को समझ गए हैं और
वो मांग कर रहे हैं कि सरकार में 2 मंत्री बनाए जाने चाहिए, हमारे कोटे से सरकार में 2 मंत्री होने चाहिए। हालांकि उनके बेटे संतोष सुमन को सिर्फ मंत्री बनाया जा रहा है। दूसरी मुश्किल यह है कि चिराग पासवान ने जिस तरीके से बयान दिया, चिराग पासवान को मनाने में भी काफी मशक्कत करनी पड़ी भारतीय जनता पार्टी को। दूसरा कोई विकल्प नहीं था, और विकल्प नहीं होता है तो मानना पड़ता है। उपेंद्र कुशवाहा के बारे में खबर आई, उपेंद्र कुशवाहा ने 5 दिन पहले कहा था कि नीतीश कुमार मुखिया का चुनाव भी नहीं जीत सकते हैं, और नीतीश कुमार के नेतृत्व में अब उनको काम करना पड़ेगा। वो सरकार के सिर्फ बॉस नहीं होंगे, एनडीए के भी बॉस होंगे, जिस तरह का उनका रवैया रहा है। तो उपेंद्र कुशवाहा शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हो रहे थे, वो अपने संसदीय क्षेत्र काराकाट जा रहे थे, और काराकाट से वापस उनको लौटना पड़ा है। जेपी नड्डा ने मनाया है, तब वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो रहे हैं। सीटों की पेचीदगी की अगर बात करें सहयोगी दलों में, तो उपेंद्र कुशवाहा, जिनके बारे में ये माना जा रहा है कि 2 जगहों में से किसी एक जगह पर वो चुनाव लड़ सकते हैं, चाहे वो चुनाव लड़ सकते हैं वाल्मीकि नगर से, चाहे वो काराकाट से। अगर मेरी जानकारी ठीक है, काराकाट और वाल्मीकि नगर दोनों जेडीयू की सिटिंग सीट है, तो जेडीयू वो सीट देगी उपेंद्र कुशवाहा के खाते में, और उपेंद्र कुशवाहा के लिए जेडीयू वो सीट छोड़ेगी, नीतीश कुमार छोड़ेंगे, ये बड़े मुश्किल, तो सीट भी फंसती नजर आ रही है। तो अभी बहुत सारे ड्रामे होने हैं, बहुत सारा खेल होना बाकी है। और एक जानकारी बहुत संकेत में कि नीतीश कुमार की सरकार बनने जा रही है, नीतीश कुमार शपथ लेने जा रहे हैं, मंत्री अपनी शपथ ले लेंगे, उसके बाद भी खेल खत्म नहीं होने जा रहा है, जिस तरह की जानकारी सामने आ रही है। हालांकि बहुत शुरुआती जानकारी है, भीषण तोड़-फोड़ का खेल भी शुरू होने जा रहा है, और अगले कुछ घंटों में संभवतः जिस तरह की जानकारी खबर आ जाए, हो सकता है न भी आए, लेकिन बहुत शुरुआती जानकारी यही है कि एक खेल और होने जा रहा है, जिसकी कोशिश लगातार की जा रही थी। जिस ऑपरेशन में नीतीश कुमार की पार्टी के एक बड़े नेता लगे हुए थे, कामयाब हो पाए हैं, नहीं कामयाब हो पाए हैं, वो देखना पड़ेगा। लेकिन बताया ये जा रहा है कि आजकल में वो जानकारी भी, वो तस्वीर भी साफ हो जाएगी। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा खेल है। और नीतीश कुमार के बारे में हमने आपको पहले भी बताया सर कि दिल नहीं मिला है, गले मिले हैं, और बहुत सारी पेचीदगियां हैं इस नई सरकार में। बहुत सहज होंगे सम्राट चौधरी, बहुत सहज होंगे विजय सिन्हा, बहुत सहज होंगे उपेंद्र कुशवाहा, बहुत सहज होंगे चिराग पासवान। यह भी थोड़ा मुश्किल लगता है। तो तमाम तरह की दिक्कतें हैं, और बयान आने शुरू हो गए हैं। चिराग पासवान का बयान भी आ ही गया है, उपेंद्र कुशवाहा का बयान भी आया है। कब नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दें, और कब जेडीयू के नेता बीजेपी के खिलाफ, चिराग पासवान के खिलाफ मोर्चा खोल दें। लेकिन एक और महत्वपूर्ण जानकारी, ये जो एनडीए गठबंधन है, इसमें गठबंधन के अंदर गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी का गठबंधन, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार और पशुपति पारस का गठबंधन। एनडीए गठबंधन के अंदर गठबंधन है। पशुपति पारस को यह लगता है कि नीतीश कुमार के आने से फायदा होगा, चिराग पासवान से निपटने में या उनको निपटाने में आसानी होगी नीतीश कुमार के साथ मिलकर। तो ये गठबंधन के अंदर गठबंधन का खेल है। जब इस तरह के खेल होते हैं तो फिर जो सरकार आती है गठबंधन की, वो अपनी एक्सपायरी डेट के साथ आती है। मुझे लगता है कि ये सरकार अपनी एक्सपायरी डेट के साथ आ रही है। पता नहीं जितनी देर नीतीश कुमार आरजेडी के साथ सरकार चला पाए, उतनी देर तक बीजेपी के साथ सरकार चला पाए, इसकी उम्मीद मुझे बहुत कम नजर आती है। बिल्कुल सही बात है। आपने कहा कि गठबंधन के अंदर गठबंधन। संजीव जी, आपको तो बिहार की राजनीति बहुत अंदर तक पता रहती है। ये जो बेमेल गठबंधन होता है, ये बार बार इधर का उधर, उधर का इधर, इसके मतलब क्या होते हैं? जनता ऊबती नहीं है। और आज वाले घटनाक्रम पे आपकी राय क्या है? सर देखिए, वो एक्सपायरी डेट जो उस पर अभी मुहर नहीं लगा है कि वो 2 दिन का एक्सपायरी डेट होना है, कि उसको 3-4 महीने का लोकसभा वाला, या इसी जो तेजस्वी जी कह रहे हैं कि 2024 ही उसका एक्सपायरी डेट है। 2024 एक्सपायरी डेट है, ये तो तय है। दिन महीना ये अलग प्रसंग है। और देखिए, अभी जो 2-3 वीडियोज आपने चलाए, उसी से मैं कल से एक बात कह रहा था, आपके यहाँ भी मैंने कहा और आनंद सर के यहाँ भी कहा, इनके चैनल पे भी, कि मैं राजनीति ढूंढ रहा हूं, और उसका इंतजार कर रहा था नीतीश जी किस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ आते हैं, क्या कहते हैं, क्योंकि सब कुछ रणनीति नहीं होता। मुझे राजनीति पे विश्वास है, यकीन है, लेकिन वो कोई राजनीति लेके नहीं आए।
वो जो कुछ उन्होंने कहा बहुत अस्पष्ट सी बात कही। मैं जो कर रहा था उसका क्रेडिट कम से कम आरजेडी नहीं ले रही थी। आरजेडी तो मैं बार बार कह रहा हूं कि इतना सरेंडर लालू प्रसाद तो हमने देखा ही नहीं। लगातार उनका अपमान हो रहा था, लगातार तेजस्वी का अपमान हो रहा था। आपने एक लाइन बना दी थी 2005 को, डिमार्केशन लाइन। शत्रु क्या बोलेगा, बीजेपी के लोग क्या बोलेंगे? आप बार बार विकास के लिए 2005 को डिमार्केशन लाइन लेकर चल रहे हैं, जंगल राज की याद दिला रहे हैं। परिवारवाद अंततः आप कर गए। किसी रोहिणी और किसी का प्रसंग नहीं था जो दूसरे दिन ट्वीट आया। तो मैं राजनीति खोज रहा था सर, वो राजनीति मिली नहीं। आपने जो 2-3 वीडियो चलाए तो उससे मुझे समझ में बात आती है। मैं कल से एक बात और कह रहा हूं, जो नीतीश जी का मनोविज्ञान है। ये सच है कि उन्होंने जिन मित्रों के साथ शुरुआत की थी, उन्होंने उनको नेहरू होने का सपना दिखाया था। 1995 में जब वो चुनाव हार के आते हैं तो बड़े हताश अपने एक मित्र के घर पे लेटे हुए थे और कह रहे थे लालू के पास फिर से जाना होगा। उस मित्र ने समझाया, समाजवादी ही हैं और कोर नेहरूवादी भी हैं, तो उन्होंने समझाया कि नहीं, आप बीजेपी की तरफ जाइए। लेकिन उस वक्त बीजेपी कमजोर थी, बीजेपी को ये स्टिंग नहीं था। इन्होंने कहा जहर खाना पसंद करूंगा लेकिन बीजेपी की ओर नहीं जाऊंगा। आपने जो वीडियो चलाया उसमें कट गया है, इसमें भी है कि मर जाऊंगा लेकिन उनके साथ नहीं जाऊंगा, मर कट गया था। तो उन्होंने कहा जहर खा लूंगा लेकिन नहीं जाऊंगा। दूसरे दिन वो चले गए। उस समय उतना लोगों के पास मोबाइल फोन होता नहीं था। दूसरे दिन वो चले गए और जा करके जॉर्ज फर्नांडिस ने उनको समझाया, उनको मुंबई लेके गए और उन्होंने कहा कि मैं अपने घर आ गया हूं। जो आज शाहनवाज हुसैन कह रहे हैं कि घर वापसी हो गई है। अब उनके मित्रों को जब अखबार देखा, उस समय तो मोबाइल था नहीं और ये इतना सुविधा नहीं थी, उसी मित्र ने जब देखा अखबार तो देखा कि अरे ये क्या है। तो ये एक मनोविज्ञान की जो संरचना होती है। अब देखिए उस दिन जो बोल रहे हैं नित्य, आप ही क्या, जो दोनों क्लिप है, मैं क्लिप से ही समझने की कोशिश कर रहा हूं। तो एक क्लिप में आप देखिए तेज है, फिर भी तेज है, एक इरादा है, जो इंडिया गठबंधन का सपना लेकर के वो आते हैं। और आप दूसरी तरफ देखिए, आज एक महारानी फिल्म आई, हालांकि वो लालू प्रसाद जी का एक बायोपिक नहीं है, राबड़ी जी का, लेकिन कुछ कुछ वो जो हत्या होती है, जो लालू प्रसाद का पैरेलल कैरेक्टर है, तो उसी तरह मुझे दिख रहा है। शत्रुओं से घिरा हुआ नीतीश कुमार और चेहरा उदास है, कंफर्म होना चाहता है। आप देखिए पेपर पढ़ रहे हैं वो, और कंफर्म होना चाहता है कि किसका किसका सिग्नेचर आया है नहीं। और जो सुबह गर्जा है जिसने बीजेपी दफ्तर में, थोड़ा सा वीडियो मेरी ओर भी आया था, हल्का मैंने लाइव भी, वहां कोई बैठे मित्र ने दिया था बीजेपी के ही, तो वो जितना गर्जे हैं वहां सम्राट चौधरी, और कहा है कि ऐसे नहीं होगा, अब हम नीतीश के इशारों पे नहीं चलेंगे। जो अभिषेक जी कह रहे हैं कि नीतीश जी की फितरत है कि अपने हिसाब से चलाने का, वो कह रहे हैं नहीं चलेंगे। हम देखेंगे कि सचिव कौन कहां क्या बनाया गया है, जो कल ही ट्रांसफर हुआ है कई सारे आईएएस ऑफिसर्स का। तो ये, और जो पगड़ी वाले सम्राट चौधरी की बात मैं कर रहा हूं, तो वो पगड़ी रखेंगे या लड़ेंगे, या फाइनली ये कहेंगे कि अब हमने उतार दिया, अंदर जाके उतार दिया। यही तो इसीलिए एक्सपायरी डेट का प्रसंग है संजय जी। दूसरा, विजय सिन्हा, वो सच में रात में नींद खुलती होगी तब भी नीतीश जी को गालियां देते होंगे। दोनों एक ही, लगभग एक ही संसदीय क्षेत्र और एक ही इलाके का के प्रभुत्व का मामला है, और दुनिया ने देखा है। मैं उस दिन बड़ा गुस्से में था विजय सिन्हा और बीजेपी को ना पसंद करने के बावजूद, कि ये क्या है भाई, विधानसभा अध्यक्ष को नीतीश जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए जिस तरह अपमानित किया, मैंने कहा एक संवैधानिक पद का अपमान किया उन्होंने, तो वो हुआ था। तो ये रिश्ता भी, तो वो मैं देख रहा हूं कि एक शत्रुओं से, और एक शत्रु इंसाइडर है विजय चौधरी, जो आप लोग कह रहे हैं कि जिन लोगों को लगाया गया था, अरुण जेटली के साथ काम करने वाले संजय झा। तो ये जो कुछ भी हुआ है वो बहुत नीतीश जी के लिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बदला लेने की यदि प्रवृत्ति हो तो वो अश्वत्थामा कैरेक्टर में आपको तब्दील कर देता है। आपको अमरता तो मिलती है, अमरता उनको सामाजिक न्याय के पेज पे भी मिलेगा और हिंदुत्व के भी पेज पे मिलेगा, लेकिन मृत्यु मांगता रहता है अश्वत्थामा, उसके सर के हिसाब से वो ये होता रहता है। और कर्ण की मृत्यु, यदि आप प्रतिबद्ध होते और मारे भी जाते इंडिया गठबंधन के चुनाव के बाद, तो जो कर्ण की मृत्यु है वो अमरता की मृत्यु है सर। तो वो मैं देख रहा हूं। और तीसरी चीज जो देखी वो बॉडी लैंग्वेज और भाषा देखी, मैंने गौर किया तेजस्वी जी का। तो ये सच है कि इतने कम उम्र में इतना प्रतिभाशाली, इतने इस तरीके से असर्ट करने वाला नेता बहुत कम है। और पिछले दिनों ऐसा लगा था कि तेजस्वी ऐसा सरेंडर कर गए हैं कि उनकी भाषा, उनकी भंगिमा, वो सब अपने चाचा जी के अनुरूप हो गया है। जैसे उनका स्टाइल है, मैं काम कर ही रहा हूं ना, आप देख ही रहे हैं ना, ये स्टाइल ले लिया था तेजस्वी जी ने।
आज मुझे तेजस्वी का वो पुराना स्टाइल वापस आया, जो नेता विपक्ष की तरह भाषण देते हुए, वो लगा कि वो अपने रंगत में आया है बंदा। तो जो स्टिंग मर गया था सत्ता पक्ष में होते हुए, उनके ही शिक्षा मंत्री का जिस तरीके से अपमान किया जा रहा था, जिसके टेबल पे फाइल आती थी और पूछता था वो व्यक्ति कि अच्छा ये भी हो गया है क्या, ये निर्णय भी ले लिया गया है क्या, जिसके शिक्षा मंत्रालय में बैठा हुआ ऑफिसर जिला चला रहा था। तो ये सब कुछ हो रहा था। आज जब विपक्ष में आए हैं तो मुझे लगता है कि एक शुभ चीज है। 32% से शुरुआत होगी आरजेडी की, 17 + 15 32, और जिस 10% को ये ऐड कर रहे थे उसका एक संघर्ष होगा। वो 10% अपने तरीके से, क्योंकि सामाजिक न्याय का क्रूसेडर चेहरा तो लालू प्रसाद ही है जो सरेंडर था। नीतीश जी एक्सटेंशन में आते हैं, सामाजिक न्याय का 30 साल के उसमें, और एक्सटेंशन में कभी आते हैं कभी जाते हैं। धन्यवाद संजय जी। बिल्कुल ठीक है। ये एक्सटेंशन कितना चलेगा? लक्ष्मण जी, राजनीति बिहार से चेंज हुई लेकिन पूरे देश में संदेशा गया कि क्या बिहार का फार्मूला कहीं और जगह भी लागू किया जाएगा? मोदी जी इतना डरे क्यों हैं? जब 400 पार आ ही रही थी भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद, तो बिहार में खेला करने की इतनी जल्दी क्यों थी, बेचैनी क्यों थी? लक्ष्मण जी। बहुत शुक्रिया संजय भाई, और इसके लिए भी शुक्रिया कि अपने असली सवाल पूछा है। नीतीश कुमार पर तो बात होगी और होनी भी चाहिए कि उन्होंने जो छवि गढ़ दी, एक ऐतिहासिक मौका उनके सामने था। अतीत की बहुत सारी सियासी चालों को किनारे रख के एक नई छवि बना देने का, क्योंकि 2024 का चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं होने वाला था। ये एक मौका था और उस मौके को भुनाने की शुरुआत भी वो कर चुके थे। अब मुझे नहीं लगता कि वो कोई सामान्य शुरुआत थी, क्योंकि उसी 1-1.5 महीने में 17 महीने की सरकार 1-1.5 साल के भीतर नौकरी भी देती है और जाति जनगणना जैसे मुद्दे को वो नहीं, पिटारे से बाहर निकाल देना, वो काम कर गए। और ये मुझे लगता है कोई मतलब प्लांटेड और उस तरह से नहीं था, ये गठबंधन की सरकार का दबाव था, जिस गठबंधन में आरजेडी भी है, कांग्रेस भी है, लेफ्ट पार्टियां भी हैं। यह सब कुछ करते हुए नीतीश कुमार उस ऐतिहासिक मौके के सियासी लाभ की दिशा में बढ़ रहे थे। लेकिन वो एक कहावत है ना कि त्योहार के दिन ही बच्चा मुंह फुला ले, ये बदकिस्मत बच्चा वही होता है। सब कुछ हाथ में था, आप हार जाते। वो तो एक शेर बड़ा मौजू है कि जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, जंग अगर भाई से हो तो हार जाना चाहिए। अब हार जाते तो जीत जाते, लोगों के दिलों में जीत जाते, सियासत में जीत जाते। आप इतिहास की पुस्तकों में सबसे बदनाम राजनेता बन के नहीं दर्ज होते। लेकिन अब नीतीश कुमार को मुझे नहीं लगता कोई माफ करेगा, केवल इसलिए नहीं कि वो फिर से इस महागठबंधन को छोड़ के उस बीजेपी की तरफ चले गए जिसे हम नहीं पसंद करते। मामला केवल इसका नहीं है, बहुत सारे नेता पलटी मारे होंगे, लेकिन कोई मिट्टी में मिल के, जहर खा के, सब कुछ बोल के अपने लिए दस्तावेज जुटा नहीं सकता था कि इतना सब होने के बाद भी। और ये तो कमाल के नेता 4-6 दिन नहीं हुआ होगा दही चूड़ा खाने पहुंचे थे, पिछली बार भी ठीक ऐसा ही हुआ था। तो एक तो ये पहलू इसका है, इसलिए नीतीश कुमार ने अपना सब कुछ खत्म कर दिया, वो ऐतिहासिक मौका खत्म कर दिया। और इसके पीछे जो ठोस वजह है, जो मुझे लगता है, क्रेडिट धीरे धीरे आरजेडी और गठबंधन, महागठबंधन की सरकार को मिल रही थी। शिक्षा के सवाल पर आप कम्युनिस्ट पार्टियों के स्टैंड को एकदम से नजरअंदाज कर दें तो भी ठीक नहीं है। और आरजेडी का अपना प्रतिबद्धता का चुनाव जो 2020 का उन्होंने लड़ा था, और उसके बाद जाति जनगणना वाले सवाल, इसलिए वो जो सदन में एक अकेला सब पर भारी था, अब की बार 400 पार जो होने वाला था, उनके 40 साल के 50 साल के राजनीति का सबसे केंद्रीय मुद्दा राम मंदिर उनके हाथ में था। फिर क्या जरूरत थी नीतीश कुमार को साथ लेने की? आज की तारीख तो ये ऐलान होना चाहिए था मन की बात में कि इंडिया गठबंधन का सूत्रधार गठबंधन छोड़ करके हमारी तरफ आ रहे थे, लेकिन चूंकि हम अकेले 400 पार करने जा रहे हैं इसलिए हमने उनको नहीं लिया।
ये अगर एक वाक्य होता तब लगता कि सदी की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया के सबसे बड़े नेता अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं। लेकिन ये नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये कि जो हुआ है उसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि उधर भी दो तरफ की चीज थी और इसकी वजह केवल दो है, मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं। एक वजह यह है कि वो जो जाति जनगणना या नौकरी का मुद्दा, विकास का मुद्दा, जो पिछले 17 महीने में बिहार ने पूरे देश का मुद्दा बनाने की शुरुआत की, राहुल गांधी जैसे नेताओं ने उसे आगे बढ़ाने की कोशिश की, इंडिया गठबंधन जैसे इन मुद्दों पर आगे बढ़ रहा था। अमित शाह बिहार में जाकर क्रेडिट लेने को मजबूर होते हैं कि जाति जनगणना तब शुरू हुई जब हमारी सरकार थी, और वो ये कभी नहीं कहते कि बगल में उत्तर प्रदेश है, कभी एक बार नाम क्यों नहीं लेते, अब तो कई राज्यों में सरकार बनी, नाम नहीं। इस मुद्दे को पूरी तरह से खत्म करने और कमजोर करने की साजिश के तहत नीतीश कुमार को वापस अपने साथ लिया गया है। तो एक तो ये काम होगा ही कि अब हनुमान की तरह पूरे देश में नरेंद्र मोदी अपने साथ घुमाएंगे कि भाई उनका सूत्रधार ही अब इधर आ गया, तो अब इंडी अलायंस, घमंडिया अलायंस, जो गालियां देते थे उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो एक साथ कहेंगे कि अब कोई चुनाव नहीं बचा है। और दूसरी तरफ वो जो वैचारिक और एजेंडे को लेकर के बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, वो मुद्दे अब वो उसको खत्म करके सारी बातें नीतीश कुमार के मुंह से कहलवाएंगे। ये भी गौर करने की बात है। सारी बातें नरेंद्र मोदी को बोलने की भी जरूरत नहीं होगी, नीतीश कुमार को घूम घूम के बोलेंगे, क्योंकि अब उनके जीवन का उत्तरार्ध है, इसमें क्या होगा। लेकिन अब आखिरी मेरी कंक्लूजन की टिप्पणी, मेरा मानना है संजय दा, अब इस देश में राजनीति, अब ठीक बात है कि ईवीएम है, बिकी हुई मीडिया है, जितने जिले नहीं उसका 1.5 गुना उनकी बीजेपी की ऑफिस बन गई है। मेरे अपने मोहल्ले के 50 जगह पर भागवत कथाएं हो रही हैं, जबकि चुनाव अभी 3 महीने दूर है। बीजेपी ऐसे राजनीति कर रही है, मतलब उन सारी कथाओं में आखिरी में जाकर के जो राम को लाए हैं वो उनके आएंगे, गाने बजते हैं। इतने कठोर चुनाव के सामने अब लोगों को यह लगने लगा होगा कि अब तो विपक्ष लड़ नहीं पाएगा। लेकिन मुझे कई बार लगता है कि यह क्लियर हो गया चुनाव के पहले, यह भी ठीक हुआ। कम से कम अब लड़ाई आमने सामने की हो, लड़ाई ऐसे। अब अभी एक बयान वायरल हो रहा है, लालू यादव के बड़े पुराने साथी रघुवंश बाबू हुआ करते थे, अब वो नहीं रहे, उनका एक बयान वायरल हो रहा है कि अभी घरकोनवा की लड़ाई से फरियोट नहीं होगा। और दिनकर की कविता पढ़ते हैं, आओ देखें इस दुनिया में कौन बड़ा बलिदानी है और किसके धमनी में खून और किसके धमनी में पानी है। तो बहरहाल कुल मिला के ये वैचारिक रूप से मैं अभी भी कहता हूं कि बिहार की राजनीति हो या देश की राजनीति हो, सामाजिक न्याय की लड़ाई को किसी नीतीश कुमार, किसी देवगौड़ा या किसी जीतन राम मांझी या चिराग पासवान से जोड़कर कतई नहीं देखा जाएगा। सामाजिक न्याय की राजनीति, जाति जनगणना का मुद्दा, संविधान बचाने की लड़ाई वैचारिक और प्रतिबद्ध लोगों के दम पर यहां तक पहुंची है। अंबेडकर के समय भी बहुत सारे लोग समझौता परस्त थे, लेकिन आज अंबेडकर नायक हैं। तो नायक वो बनता है जिसकी रीढ़ होती है, नायक वो बनता है जो विचार पर खड़ा होता है। और इसलिए मैं मानता हूं कि ये एक ऐसा दौर है जो ये लड़ाई को, क्योंकि बीजेपी देखिए अब ये काम करेगी, जितने मुद्दे नीतीश कुमार के साथ उठाए गए थे उन सबको खत्म करने की कोशिश करेगी। उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य को खड़ा किया जाता है अखिलेश यादव के खिलाफ बोलने के लिए, ताकि अगर अखिलेश यादव बोले भी तो तुरंत पिछड़ा बनाम पिछड़ा कर दिया जाए, तो ये ओबीसी से ओबीसी के खिलाफ बुलवाया जाए, इस मुद्दे के खिलाफ बुलवाया जाए। इन सारी वजहों से बीजेपी ने ये बड़ी चाल चली है। पता नहीं अब मुरेठा खुलेगा कि नहीं, क्योंकि वो तो नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री न रहने का शपथ लिया हुआ था और बगल में बैठ करके वो दे रहे हैं। जीतन राम मांझी पता नहीं क्या सोच करके वहां बगल में खड़े हैं, जबकि इतना अपमान कि भाई ऐसे ऐसे। तो वो जो 3 लोग थे जेडीयू में, और आखिरी बात कह दूं, जेडीयू में 2 तरह के विचार के लोग हैं। एक तरफ संजय झा, अशोक चौधरी, विजय चौधरी हैं, हरिवंश बाबू से लेकर के केसी त्यागी की एक पीढ़ी है जिनको ये मैसेज मिल गया था, ईवीएम सेट है, पेगासस की कोई बात लोग कर रहे थे, हमारे पैनलिस्ट ही हार जाएंगे चुनाव, ईडी आ जाएगा, पता नहीं कोई सीडी उडी की भी बात आजकल चलने लगी है, इससे बढ़िया बीजेपी की तरफ चले जाओ। लेकिन उसी जेडीयू में बहुत सारे वैचारिक लोग भी होंगे जो आज कम से कम समझेंगे, और आखिर में जनता इस बात का निर्णय जरूर लेगी। तेजस्वी यादव जैसा एक मजा हुआ नेता, एक अभी आप टिप्पणी सुनवा रहे थे,
कोई हलचल नहीं, कोई उत्तेजना नहीं, कोई अतिरिक्त क्षोभ नहीं, नाराजगी नहीं, बेहद संयम के साथ केवल यही बोला कि पहले कहते थे पैसा कहां से आएगा, 17 महीने में हमने ऐसा काम कर दिया कि ये पूरी उपलब्धियां तो 17 महीने की हैं। मुझे लगता है कि मैच्योर पॉलिटिशियन की तरह, एक वैचारिक पॉलिटिशियन की तरह तेजस्वी यादव अपनी भूमिका में आए हैं। मुझे लगता है कि आगे आने वाले वक्त में इसका निर्णय जनता करेगी। और 24 की लड़ाई, मुझे अब ये बात क्लियर है, जो डर रहा है, जो हिचक गया, वो उधर जाए, और जो थोड़े से लोग हैं वह भी इधर रहें। इतिहास संख्या से नहीं, उसूलों की लड़ाई से। वो चिड़िया जंगल, मैं तो गांव में लोगों के बीच जाता हूं और ये किस्सा जब सुनाता हूं संजय भैया, आज का बहुत महत्वपूर्ण किस्सा है क्योंकि काफी वक्त हो गया। जंगल में आग लगी, चिड़िया अपनी चोंच के बूंद से पानी डाल रही थी, सारी चिड़िया हंस रही थी कि तुम्हारे एक चोंच के बूंद के पानी से जंगल की आग नहीं बुझेगी। उसने कहा कि मैं जानती हूं कि मेरी चोंच के एक बूंद पानी से आग नहीं बुझेगी, लेकिन इस आग का इतिहास जब लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में शामिल होगा। बुझाने वाले। बहुत अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये दौर है, ये वो इतिहास का दौर है, जब लिखा जाएगा तो फिर नाम ऐसे ही अक्षरों में लिखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण सर, संजीव जी, सुशील भाई, अभिषेक भाई, आपने इतना बढ़िया समय दिया। हम लोग बिहार पे चर्चाएं और करते रहेंगे और आपको परेशान करते रहेंगे। थैंक यू। तो आप सुन रहे थे बिहार के ऊपर परिचर्चा कि आखिर बिहार में होने क्या जा रहा है, क्या भाजपा का साथ नीतीश लंबा दे पाएंगे। अपनी राय से अवगत कराइएगा, चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपना प्यार बनाए रखिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।